लगभग 2011 से 17 के अंदर मैंने अलग अलग कंपनीज के अंदर काम किया, लाइक रीमैक्स जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है, जहाँ पे 100 से ज्यादा देशों के अंदर जिसके ऑफिस है, उसके साथ मैंने काम किया। 2040 तक एक अनुमान है, एक एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट जो है वो 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। 30 लाख रुपए तक का अफोर्डेबल हाउस भी बिक रहा है मार्केट के अंदर, और 30 करोड़ का कैमेलियास भी बिक रहा है। प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो ओवर हाइप कर दिया जाता है। यार हम वहां पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में फंस गए, हमको बिल्डर ने बेवकूफ बनाया, ब्रोकर ने बेवकूफ बनाया, हमने किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर लिया, जिसकी वजह से हमारा पैसा फंस गया। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। सो मेक श्योर आप पेन और पेपर के साथ रेडी हो, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पावरफुल इंफॉर्मेशन, टिप्स, सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप नोट्स राइट डाउन कर सकें। एजेंडा मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। यहाँ पे मैं आपके साथ 12 पॉइंट की चेकलिस्ट शेयर करूंगा कि जो एक बिगेस्ट डिसीजन हो सकता है आपकी लाइफ का, वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन है कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, वो आप सही तरीके से ले सकते हो उस 12 पॉइंट की चेकलिस्ट के थ्रू। सेकंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा 15 मिस्टेक्स, 15 गलतियां जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप एक सही कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो स्पेसिफिकली डिजाइन करा हुआ है उन प्रॉपर्टी बायर्स के लिए जो या तो एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेंटल रिटर्न लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर एक सही इन्वेस्टमेंट लेने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं मार्केट के अंदर, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन करा है। जैसा आप जानते हैं, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, मैं एक बिजनेस कोच हूँ और एक प्रोफेशनल रियल्टी कंसल्टेंट हूँ। 12 साल का मेरा टोटल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने अपने करियर की जो शुरुआत करी थी वो 2010-11 से करी थी। रेलीगेट करके कंपनी है नोएडा के अंदर, उसके अंदर, और पहली सैलरी थी 18,000 रुपए पर मंथ 2010 के अंदर। उस टाइम पे बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के अंदर इंटर्नशिप करी। 2011 के अंदर आते आते मेरे को ऐसा लगा कि जो जॉब है शायद वो मेरे लिए नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ के अपना फर्स्ट रियल एस्टेट का बिजनेस की शुरुआत करी। और लगभग 2011 से 17 के अंदर मैंने अलग अलग कंपनीज के अंदर काम किया, लाइक रीमैक्स जो पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी है, जहाँ पे 100 से ज्यादा देशों के अंदर जिसके ऑफिस है, उसके साथ मैंने काम किया, अपनी एक्सपर्टाइज बिल्ड करी, फिर कुछ अपनी स्टार्टअप्स करे। 2017-18 के अंदर मैंने अमेजोन ज्वाइन करा एज एन अमेजोन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट, और 2018 से 22 के अंदर मैंने IID जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है उसके साथ काम किया है। डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, वो हमारी एक सेपरेट विंग है जहाँ पे मैं डिजिटल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ स्टूडेंट्स को, एंटरप्रेन्योर को एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स को। इसके अलावा हमारी एक अनदर विंग है कॉल्ड ग्लोबल डिजिटल रियल्टर्स, जहाँ पे हम रियल एस्टेट ब्रोकर्स को सिखाते हैं कि सही तरीके से किस प्रॉपर्टीज को कैसे सेल करना है और किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। और ये अनदर विंग है हमारी रियल्टी राइनो, जहाँ पे हम एज एन कंसल्टेंट आपको सही प्रॉपर्टी का डिसीजन लेने के अंदर मदद करते हैं। तो पिछले 10-12 साल के अंदर काफी एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रहा है मेरा, 10 साल लगभग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। एंड आई एम श्योर जो मेरा 10 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट के अंदर, उसको यूज करके मैं आपको डेफिनेटली हेल्प कर पाऊंगा एक सही कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर डिसीजन लेने के अंदर। कि मेजर प्रॉब्लम्स मैंने देखी है पिछले 10-12 साल के अंदर मार्केट के अंदर। पहली प्रॉब्लम मैंने देखी है कि बहुत सारे लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते। तो मैं चाहता हूं लोग इन्फॉर्म डिसीजन लें। तो पहला प्रॉब्लम जो है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग मेरे पास बाद में आते हैं, एक बार अपना हाथ जलाने के बाद आते हैं कि यार हम वहां पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में फंस गए, हमको बिल्डर ने बेवकूफ बनाया, ब्रोकर ने बेवकूफ बनाया, हमने किसी के ऊपर अंधा विश्वास कर लिया, जिसकी वजह से हमारा पैसा फंस गया। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं कि वो डिसीजन जो लोग मेरे पास बाद में आते हैं वो ना हो, और पहले ही मैं इतनी एटलीस्ट अवेयरनेस मार्केट के अंदर दूं लोगों को जो सही कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सो दैट वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि किसी प्रॉपर्टी के अंदर उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सेकंड पर्पस यहाँ पे इस फ्री वेबिनार करने का है कि बायर्स को और कम्युनिटी को हेल्प करना। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस कम्युनिटी के, फॉर एग्जाम्पल वो बायर्स हो गए प्रॉपर्टीज के, सेलर्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, बिल्डर्स हो गए, अथॉरिटी हो गई, वेंडर्स हो गए, बहुत सारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है प्रॉपर्टी मार्केट के, रियल एस्टेट सेक्टर के, उन सभी लोगों की जो एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है,
और बहुत सारी अनइथिकल प्रैक्टिसेस होती है मार्केट के अंदर, बहुत सारी मैल प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको कहीं ना कहीं सुधारने के अंदर मेरा एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन हो पाए, दैट इज द रीजन मैं फ्री लाइव वेबिनार कर रहा हूं। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है कि टू बिल्ड ट्रस्ट विद यू, मैं आपके साथ एक विश्वास बनाना चाहता हूं इस वेबिनार के अंदर। और अगर आपको लगे कि अगले 45 मिनट 1 घंटे के अंदर जो भी चीजें, जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ दिल से शेयर कर रहा हूं, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपकी किसी भी तरीके से एक प्रॉपर्टी डिसीजन लेने के अंदर हेल्प कर सकता हूं, तो इस वेबिनार के सबसे लास्ट के अंदर मैं आपको एक छोटा सा ऑप्शन दूंगा इन केस अगर आप मेरे साथ या मेरी टीम के साथ काम करना चाहें अपनी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, और अगर हमको लगेगा कि हम डेफिनेटली जेन्युइनली आपकी अगर हेल्प कर सकते हैं एक सही डिसीजन लेने के अंदर, तो मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूंगा। और इवन ना सिर्फ आप अपने खुद के लिए बल्कि अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के लिए भी अगर एक सही डिसीजन लेना चाहें तो भी वो आप ले पाए। ऑलराइट, सो ये हमारे मेन पर्पस हैं इस पर्टिकुलर वेबिनार के। लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या हो रहे हैं डिजिटल इंडिया के अंदर। तो ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली, तो रोबस्ट मोमेंटम है रेजिडेंशियल मार्केट के अंदर। और जो एक प्री कोविड के टाइम पे जो सेल्स हो रही थी, जो मोमेंटम बिल्ड हो रहा था रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, वो अगेन हिट होने लग गया है मार्केट में। ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं, ज्यादा इन्वेंट्रीज बिक रही है मार्केट के अंदर, और जिसको हम बोलते हैं तेजी की शुरुआत, वो एक तेजी की शुरुआत हो गई है कोविड खत्म होने के बाद। सेकंड, एनआरआई की पेनिट्रेशन इंडिया के अंदर इंक्रीज है, पहले से थी गल्फ रीजन्स के अंदर, यूएई के थ्रू या फिर यूएसए के थ्रू, तो वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड ले रहे हैं इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। थर्ड, 2040 तक एक अनुमान है, एक एक्सपेक्टेशन है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट जो है वो 65,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो 2040 तक लगभग 65,000 करोड़ की 9.3 बिलियन डॉलर की मार्केट होने वाली है, जो कि लगभग 12,000 करोड़ की मार्केट थी 2019 तक। फोर्थ, अगर हम ट्रेंड देखें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, $1 ट्रिलियन की मार्केट का साइज एक्सपेक्टेड है 2030 तक, जो कि 200 बिलियन डॉलर था लगभग 2021 तक। और अगर REIT की मैं बात करूं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात करूं, तो वो भी 48 बिलियन डॉलर होने वाला है, $3.5 ट्रिलियन से। ऑलराइट, तो ओवरऑल अगर हम ट्रेंड्स देखेंगे तो एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा है मार्केट के अंदर, और आने वाले टाइम के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो घरों की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से होने वाली है, क्योंकि बेसिक नीड है, बेसिक जरूरत है। जिस तरीके से हमारी 130 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, ये बेसिक जरूरतें हो चुकी हैं आज की डेट में मार्केट में। तो गुड़गांव स्पेसिफिक मार्केट के अंदर अगले 10 साल के अंदर एग्जैक्टली क्या होने वाला है, वो मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। लोकेशन वाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 मेजर एरियाज हैं, लाइक गोल्फ कोर्स रोड है, एक्सटेंशन रोड है, सोना रोड है, द्वारका एक्सप्रेस है, न्यू गुड़गांव है। तो इन 5 एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे तो कंस्ट्रक्शन जो है वो एक बहुत ही फास्ट मोमेंटम पे बिल्ड हो रही है। गोल्फ कोर्स रोड ऑलरेडी फुल फ्लैश्ड प्रीमियम हब बन चुका है रेजिडेंशियल और कमर्शियल मार्केट के अंदर। वहां 2.25 करोड़ से नीचे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी ऐसी प्रॉपर्टी जो 980 स्क्वायर फीट की है प्रिंसटन। उसके अलावा 2.5-3 करोड़ से लेके 4 करोड़ 5 करोड़ 30 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल है गोल्फ कोर्स रोड पे। एक्सटेंशन रोड की मैं बात करूं तो गोल्फ कोर्स का एक्सटेंशन है SPR जिसको हम बोलते हैं, वहां पे भी बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टीज हैं एट प्रेजेंट। गुड़गांव माइक्रो मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 30 लाख से और 30 करोड़ तक की प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं। 30 लाख रुपए तक का अफोर्डेबल हाउस भी बिक रहा है मार्केट के अंदर, और 30 करोड़ का कैमेलियाज भी बिक रहा है। तो बहुत अच्छी डिमांड है, इसलिए बिक पा रहा है। प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूं तो अपार्टमेंट, विलास, फ्लोर्स, कमर्शियल शॉप्स, SCO प्लॉट्स, इन सब की काफी अच्छी डिमांड है मार्केट के अंदर, और इन्वेंट्री आने वाले टाइम के अंदर 2 से 3 गुना बढ़ने वाली है। पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं गुड़गांव स्पेसिफिक मार्केट के अंदर, तो लगभग 70 लाख तक पॉपुलेशन हो जाएगी 2031 तक, अगले 9 साल के अंदर। अब जस्ट इमेजिन कि अगले 9 साल के अंदर अगर 70 लाख की पॉपुलेशन होगी, तो जो सेक्टर्स कट रहे हैं अभी, वो सारे के सारे सेक्टर्स भरे हुए होंगे, वहां पे इतनी पॉपुलेशन होगी, तो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो डिमांड है 2031 तक, वो सारी चीजें भरी हुई होंगी। अगर रेट्स ट्रेंड्स की मैं बात करूं, एप्रिसिएशन की बात करूं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो पिछले 10 साल के अंदर 2 से 5 गुना प्रॉपर्टी के रेट्स एप्रिशिएट हुए हैं, बढ़े हैं। और अगर वही ट्रेंड भी अगर मैं मान लूं अगले 10 साल के अंदर, तो 2 से 5 गुना कम से कम प्रॉपर्टी के रेट्स एप्रिशिएट एटलीस्ट इतने हो जाएंगे। और नो मैटर आपने किस पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा है, प्रॉपर्टी ऑलवेज एप्रिशिएट। ओके,
सो आई एम श्योर आपके मन में चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं कि अगले 10 साल के अंदर गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर क्या पोटेंशियल रहने वाला है। अब अगर मैं बात करूं गुड़गांव मास्टर प्लान की, तो ये ओल्ड गुड़गांव है, ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ गुड़गांव है, साउथ गुड़गांव है, ये तीनों एरियाज जो थे काफी पुराने थे, सेक्टर 1 से लेकर 57 सेक्टर तक। बट क्योंकि 57 सेक्टर कटने के बाद हुड्डा के पास इतनी शायद हिम्मत नहीं बची थी, ताकत नहीं बची थी कि वो इन चीजों को मैनेज कर सके। जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जिस रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना है, लोगों को घरों की जो जरूरतें हैं उसका डेवलपमेंट होना है, जिस तरीके की नौकरियां बढ़ रही हैं गुड़गांव मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे फॉर्च्यून 500 कंपनीज के ऑफिस हैं, एयरपोर्ट पास में है, नौकरियां ज्यादा हैं, तो उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुड्डा ने अपने हाथ उठा लिए और प्राइवेट डेवलपर्स को इनवाइट किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए या फिर कमर्शियल और रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करने के लिए। तो जो 57 के बाद वाले सेक्टर थे वो ये आप देख सकते हो अपकमिंग एरियाज के अंदर और गोल्फ कोर्स जोन के अंदर। तो ये वो जोन है जो आने वाले टाइम के अंदर काफी अच्छा एप्रिसिएशन देके जाएंगी। तो ये 5 मेजर एरियाज है, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली पैसा कमाओगे। बट अगर अपकमिंग एरियाज में और गोल्फ कोर्स जोन के अंदर पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली 2 से 3 गुना से 5 गुना भी आपका पैसा हो सकता है अगले 8-9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे आई एम श्योर पहले 20 मिनट के अंदर आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी, एक हमारा बेसिक फाउंडेशन क्लियर हो गया है। अभी मैं आपको 12 पॉइंट की चेकलिस्ट बता देता हूं, सो दैट आप कभी भी अपनी लाइफ के अंदर कोई भी ड्रीम कमर्शियल प्रॉपर्टी लोगे तो कौन सी वो आपको चेकलिस्ट देखनी है किसी भी बिल्डर की, ब्रोकर की, जिसके ऊपर अगर आपने टिक कर दिया और वो 12 पॉइंट की चेकलिस्ट अगर आपके पास है तो आप कभी भी एक गलत डिसीजन नहीं लोगे। सो मेक श्योर आप नोट्स बनाइए इन 12 पॉइंट की चेकलिस्ट के लिए, ऑलराइट, सो दैट आप एक अपना टाइम और पैसा बचा सके और एक सही डिसीजन ले सकें। सो लेट्स सी पॉइंट नंबर 1, मास्टर प्लान। तो जब भी आप एक भले रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हैं तो आपको एक मास्टर प्लान की आइडिया होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि मास्टर प्लान के अंदर किस एरिया के अंदर रेजिडेंशियल है, किस एरिया के अंदर कमर्शियल है, कहां पे कमर्शियल बेल्ट के अंदर कौन सा सेक्टर है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर गुड़गांव मार्केट की मैं बात करूं तो सेक्टर 29 एक कमर्शियल लोकेशन है, वहां पे सारे पब्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह पूरा कमर्शियल सेक्टर है, होटल्स हैं। तो आने वाले मास्टर प्लान के अंदर कहां कमर्शियल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल सेक्टर 84 है 84 न्यू गुड़गांव के अंदर, और एक सेक्टर 114 है, वहां ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जो कमर्शियल सेक्टर हैं। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू आपको देखना है, या कमर्शियल बेल्ट है जो द्वारका एक्सप्रेसवे से या गोल्फ कोर्स रोड से या फिर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से जो फ्रंट की बेल्ट है, कमर्शियल बेल्ट है, अगर वहां पे आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं कमर्शियल बेल्ट के अंदर तो डेफिनेटली उसके चांसेस है एप्रिशिएट होने के। सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका गोल क्या है, आप जो पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, तो आपका क्या एंड यूज मकसद है, क्या आप उसको खुद अपने लिए यूज करना चाहते हैं। तो ये देखिए कि वहां पे फुटफॉल क्या है, जो आप अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं, कोई एसईओ ले रहे हैं या फिर कोई कमर्शियल शॉप्स ले रहे हैं या ऑफिस स्पेस ले रहे हैं, तो वहां पे फुटफॉल क्या होगा, क्या आपका बिजनेस वहां पे चलेगा या नहीं चलेगा। सेकंड, अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो आपको देखना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मैं लगा रहा हूं उसका आरओआई कितना आएगा और वो मैक्सिमम कहां पे होगा और वो क्यों होगा। सेकंड चेकलिस्ट आपको अपना गोल क्लियर होना चाहिए। थर्ड, अगर मैं बात करूं आपकी लोकेशन इन द मास्टर प्लान, तो प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज कही जाती है कि 3 चीजें आपको देखनी चाहिए प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हो। पहली है लोकेशन, दूसरी भी है लोकेशन, तीसरा कुछ और है नहीं, तीसरी भी है लोकेशन। तो लोकेशन 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 ऐसा बोला जाता है और वो सही बोला जाता है कि अगर आपने गलत लोकेशन पे प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको उतना एप्रिसिएशन शायद ना दे, पर अगर आपने सही लोकेशन पे सही टाइम पे प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो डेफिनेटली गारंटीड आपको एप्रिसिएशन देके जा सकती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है हमारी चेकलिस्ट के अंदर, लेट्स सी, वो है बिल्डर की रेपुटेशन। जिस बिल्डर के साथ अपना आप गाड़ी कमाई, अपने खून पसीने की कमाई, हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, तो उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने पहले इन द पास्ट कोई प्रोजेक्ट डिलीवर करे हुए हैं या वो बिल्कुल नया बिल्डर बना है। अगर नया बिल्डर है तो हो सकता है उसको टाइम लगे चीजों को करने के अंदर, बट अगर किसी का एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड है मार्केट के अंदर और इसकी अगर इंटेंशन अच्छी है किसी बिल्डर की, तो डेफिनेटली उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को यूज करके आप थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, 12 में से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप देख सकते हो जब भी आप अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हो। 5वां इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोन एलिजिबिलिटी।
कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर मोस्टली लोग लोन्स नहीं लेते, इवन बी पार्ट एडजस्ट करने की बात करते हैं, बट फिर भी इन केस अगर आपको लगता है कि आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो अपने बैंक्स के थ्रू, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जनरली 50 से 60% ही लोन हो पाता है एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल, जहां पे 80, 85, 90% तक भी लोन हो सकता है। तो आपको देखना है कि आपकी जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है, लोन्स की एलिजिबिलिटी वो प्रॉपर है या नहीं है, आपकी ईएमआई कितनी आएगी, और फ्यूचर के अंदर हो सकता है अगर आपका कोई प्रमोशन हो या अच्छा बिजनेस चलने लग जाए आपका, तो उस टाइम हो सकता है आप अच्छी ईएमआई अफोर्ड कर पाए, तो उसके हिसाब से आप अपना एक बजट अलोकेट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर लीज रेंटल। जो आप एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक प्रॉपर्टी देखते हैं तो वहां पे डेफिनेटली रेजिडेंशियल के मुकाबले लगभग डबल रिटर्न आता है, आरओआई आता है, लीज रेंटल आता है। अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे 2 से 3% का अगर रिटर्न आ रहा है, तो वहीं कमर्शियल पे लगभग 4 से लेके 6 या 7% या कभी कभी 8% तक का भी रिटर्न आ सकता है, आरओआई आ सकता है। तो आपको देखना है कि स्पेसिफिक लीज पीरियड कितना है, उस प्रॉपर्टी के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके 12 साल का अगर या 10 साल का या 9 साल का अगर लीज पीरियड है, तो उसमें से लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल है, 6 साल है, 4 साल है, 5 साल है, कितना है, क्योंकि वो डिसाइड करेगा कि जो टेनेंट है वो आपके साथ कितने लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा। 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर डिसीजन लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो है आपका प्राइस लोकेशन फिटमेंट। प्राइस लोकेशन फिटमेंट ये क्या है? फॉर एग्जांपल आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, ऑलराइट, बट जो आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो उसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपए, और मोस्टली जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो डील्स है, वो उस टाइम पे अटक जाती हैं, रुक जाती हैं, जब प्राइस और लोकेशन का फिटमेंट नहीं हो पाता, जब आपका बजट तो है कम बट आपको चीज चाहिए महंगी। तो आपको ये देखना है कि जो प्राइस और लोकेशन पे आप सूट कर रहे हो वो आपका फिटमेंट होना चाहिए, कि अगर 1 करोड़ रुपए की चीज है तो अगर 1 करोड़ से 10 लाख रुपए की लोकेशन पे प्राइस चल रहा है, एवरेज रेट चल रहा है, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट अगर आप 1 करोड़ के बजट में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करोगे तो वो शायद आपको ना मिल पाए। 8 पॉइंट है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टीसीओ। तो जब आप प्रॉपर्टीज खरीदने जाते हो तो ऐसा नहीं है कि जो आपको रेट दिखाया जाता है वही रेट होता है, वो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको बीएसपी, बेसिक सेल्स प्राइस ही बताया जाता है कोर्ट के अंदर। लेट मी हाईलाइट दिस जस्ट ए मोमेंट। तो आपको मोस्टली जगह आपको सिर्फ बीएसपी ही बताया जाएगा, बेसिक सेल्स प्राइस, कि 10,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, 9,000 रुपए, 5,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है, बट मोस्टली सिर्फ वही टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप नहीं आती। उसके अलावा आपको ईडीसी, आईडीसी भी देना पड़ता है, आईएफएमएस भी देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी हैं जो 5 से 7% तक वेरी कर सकते हैं, ब्रोकरेज चार्ज भी है जो 1 से 2% वेरी करता है, पीएलसी हो सकता है अगर आपके पास कोई अच्छी लोकेशन की यूनिट आपको मिल रही है, कोई अगर 2 साइड ओपन शॉप है या फिर कोई रोड फेसिंग शॉप है, अगर कोई प्राइम लोकेशन की शॉप है तो आपको हो सकता है 5%, 10%, 15% की पीएलसी भी देनी पड़े। उसके अलावा हो सकता है रजिस्ट्रेशन चार्जेस हो गए, मेंटेनेंस हो गया, अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टी का अलग अलग मेंटेनेंस हो सकता है, जीएसटी अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो वहां पे जीएसटी भी लग सकता है, रेडी टू मूव इन के अंदर वो नहीं लगेगा। तो आपको ये सारी कैलकुलेशन पता होनी चाहिए कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आपकी एग्जैक्टली क्या है, सो दैट आपको जो बजट है वो मिसमैच ना हो, कि आप लास्ट टाइम पे जाके ट्रांजेक्शन ना कर पाए। 9th है ट्रस्टेड ब्रोकर। आपको एक ट्रस्टेड ब्रोकर की रिक्वायरमेंट रहती है जो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर पाए, जिसका जो प्रोफेशनल हो, जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो बहुत गलत तरीके से डील करते हैं कस्टमर के साथ, और जिसकी वजह से, क्योंकि वो बड़ा नाम देख के कस्टमर उसके ऊपर ट्रस्ट कर लेता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं उसको धोखा मिलता है, चीटिंग मिलती है। ऑलराइट, तो आपको ये देखना है कि आप एक ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ ट्रांजैक्शंस करें, डील करें, जो आपके फायदे की बात करे, कम पैसे के अंदर आपको अच्छी चीज दिला सके। और अगर आपने कहीं पे 1-2% अगर उसको ब्रोकरेज देने की भी कोशिश पड़े तो भी वो आपका पैसा बचा सकता है अगर आपका ब्रोकर अच्छा है तो। 10th इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है वो है टावर एंड साइट प्लान। तो जब भी आप कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हो, भले ही रेजिडेंशियल या कमर्शियल, तो आपको ये देखना चाहिए कि टावर की लोकेशन क्या है, उसकी फेसिंग क्या है, आपकी जो यूनिट है उसकी फेसिंग क्या है, क्या वो रोड फेसिंग है, क्या वो ग्राउंड फ्लोर पे है, क्या वो वास्तु कंप्लाइंट है या नहीं है। अगर कोई पीएलसी लग रही है, अगर रोड फेसिंग है, अगर पीएलसी लग रही है,
तो भी इट विल मेक सेंस कि उसकी विजिबिलिटी अच्छी होगी। कल को अगर आप उसको रेंट पे चढ़ाओगे तो भी वो आसानी से चढ़ा पाओगे। अगर कोई कॉर्नर की दुकान अगर आपको थोड़ी महंगी भी पड़ रही है तो भी वो लॉजिकल है, वो डिसीजन लेने के लिए आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। फ्लोर की प्रेफरेंस क्या है, जनरली ग्राउंड फ्लोर पे, और जो रेट है वो थोड़ा ज्यादा होता है, बट ग्राउंड फ्लोर पे स्पेशली कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका फुटफॉल है वो भी मैक्सिमम रहता है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर पे आपको चीज महंगी भी पड़ती है तो वहां पे आपको रेंट भी अच्छा मिलता है। सो वो भी आपको मद्देनजर रखने की चीज है। 11th पॉइंट है फाइनल यूजेबल एरिया ऑफ द शॉप ऑफिस। तो जो एक्चुअल एरिया आपको मिलेगा और जो आपके पेपर पे एरिया होगा वो हो सकता है डिफरेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 स्क्वायर फीट की आपने दुकान खरीदी, बट आप एक्चुअल दुकान देखने जाओगे तो हो सकता है वो 500-600 स्क्वायर फीट की होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि 40% तक की लोडिंग हो सकती है, 50% तक की लोडिंग हो सकती है। ऑलराइट, तो वो भी चीजें आपको देखने की जरूरत है। 12वीं चीज है एनी स्पेशल ऑफर। तो जब भी आप प्रॉपर्टी का डिसीजन ले रहे हैं तो आपको देखने की जरूरत है कि क्या कोई स्पेशल ऑफर चल रहा है, क्या कोई नवरात्रि का ऑफर चल रहा है या फिर कोई दिवाली का ऑफर चल रहा है। अगर इस टाइप के स्पेशल ओकेजन पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी डिसीजन लेते हो तो चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको एक अच्छा प्राइस मिल सके। ऑलराइट, सो आई एम श्योर आपको ये 12 पॉइंट की जो चेकलिस्ट है, आपने नोट्स बना ली होंगी। इस 12 पॉइंट की चेकलिस्ट से आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने के अंदर एग्जैक्टली आपको क्या क्या चीजें माइंड में रखनी है। सो अभी चलते हैं अभी नेक्स्ट, जहां पे मैं आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, पूरी 10 भी नहीं, पूरी 15 मिस्टेक्स बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है जब भी आप एक कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले। फर्स्ट मिस्टेक जो है वो है ब्लाइंड ट्रस्ट। आपको प्रॉपर्टी डिसीजन के अंदर जहां पे आपका बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, कभी भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। भले वो आपके दोस्तों, रिश्तेदारों, ओके, अपना होमवर्क आपको करना ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा है कि भाई भाई को, बाप बेटे को, और बहुत ही रिश्तेदारों को, जीजा साले के अंदर ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जहां पे किसी को 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए तक का फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। ऑलराइट, सो इसलिए ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, बट आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। सेकंड है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन ओवर प्राइस प्रोडक्ट या फिर प्री लॉन्च बेस्ड ऑन हाइप। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी प्रोजेक्ट का जो प्राइस है वो ओवर हाइप कर दिया जाता है प्री लॉन्च के टाइम पे, स्पेशली कि 10,000 का प्राइस है, 12,000 का प्राइस है। बाद में उस प्राइस के उससे कम पे बिल्डर प्रोजेक्ट सेल करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ओवर हाइप कर दिया जाता है। तो उस टाइम के अंदर आपको थोड़ा समझदारी से डिसीजन लेना है, हाइप के अंदर नहीं आना है, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। थर्ड है इन्वेस्टिंग इन ओल्ड प्रॉपर्टी। अगर आप किसी बहुत ही पुरानी ओल्ड प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी खरीदते हो कमर्शियल, जिसकी जर्जर हालत है, जिसकी क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन पुरानी हो चुकी है, या जिसको 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, उस प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, अगेन आप लॉस खाओगे। वो आपको रिटर्न देके नहीं आएगी क्योंकि वो ऑलरेडी एप्रिशिएटेड हो चुकी होगी, ओके, और उसका वो वर्थ भी शायद नहीं रहेगी। फोर्थ मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है इग्नोरिंग द नेबरहुड। कई बार ऐसा होता है कि आप अगर स्पेशली जब आप खुद पर्सनल यूज के लिए अगर प्रॉपर्टी ले रहे हो कमर्शियल, तो वहां पे आपको देखना है कि नेबरहुड क्या है, फुटफॉल कैसा है, आपकी जो शॉप है, आपका जो ऑफिस है, उसकी विजिबिलिटी कैसी है। डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, स्मॉल बिजनेस है या लार्ज बिजनेस है। अगर आपके बिजनेस के अंदर फुटफॉल मैटर करता है तो डेफिनेटली आपको एक नेबरहुड भी ध्यान में रखना है। 5वां पॉइंट है नेगोशिएटिंग टू मच विद द सेलर। आपको नेगोशिएट करना है, नेगोशिएशन करना आपका एज ए बायर जन्म सिद्ध अधिकार है, बट आपको इतना भी नेगोशिएट नहीं करना है सेलर के साथ या बिल्डर के साथ कि आपकी डील हो ही ना। कई बार मैंने देखा है लोगों को वो इतनी ज्यादा नेगोशिएट करते हैं कि 100 रुपए की चीज 50 रुपए में दे दो, 40 रुपए में दे दो। 100 रुपए की चीज आपको 80 रुपए, 85 रुपए, 90 रुपए में मिल सकती है, बट 100 रुपए की चीज 40 रुपए में मिलना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेगोशिएटिंग टू मच विद द ब्रोकर्स। छठी मिस्टेक जो लोग गलती करते हैं कि वो ब्रोकर्स के साथ भी बहुत ज्यादा अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं कि वो ब्रोकरेज के अंदर 1% नहीं, आप आधा % ले लो, 0.25% ले लो। तो वो भी इतना ज्यादा अनप्रोफेशनल प्रैक्टिस है कि जो ब्रोकर है उसकी भी बैक एंड में फैमिली है, उसको भी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस रन करने हैं, उसको भी अपने एम्प्लॉइज की सैलरी देनी है। तो आप एक नेगोशिएशन करो, बट इतनी नेगोशिएशन मत करो कि सामने वाला आपके साथ डील करना ही छोड़ दे। ऑलराइट, और आप वो आधा 1% बचाने के चक्कर में
अपनी जो 1 करोड़ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का जो डिसीजन है वो गलत ले लो, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना है कि आप ब्रोकरेज दो 1% 2% जो भी आपका लगता है, बट जो आपका बिग गोल है, बड़ा गोल है कि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो सही जगह लगनी चाहिए। 7th जो पॉइंट है, जो मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो है बाइंग इलीगल प्रॉपर्टीज। कई बार ऐसी प्रॉपर्टीज भी लोगों को खरीदते हुए मैंने देखा है कि जो इलीगल है या डिस्प्यूट के अंदर चल रही है, जिसका उनको पहले पता नहीं होता, उन्होंने ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली करी नहीं, उसका टाइटल चेक करा नहीं, लॉयर की फीस बचा ली, और तहसील में जाके चीजें नहीं करी, वेरीफाई नहीं करी तहसील में जाके, या फिर बिल्डर के ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन नहीं करी और गलत बंदे से गलत प्रॉपर्टी खरीद ली। अगर आप अपना प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस नहीं करोगे तो भी आप मार खा जाओगे और वहां पे भी आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। 8th पॉइंट है गेटिंग डेस्परेट। जब आप प्रॉपर्टी का डिसीजन लेते हो, नेगोशिएशन करते हो, तो भले आप बाइंग करो या सेलिंग करो, तो बहुत ज्यादा डेस्परेट आपको नहीं होना, और आपके पास एक वॉक अवे प्राइस होना चाहिए एज ए बायर और एज ए सेलर, कि उस प्राइस से आप नीचे या ऊपर नहीं जाओगे। अगर वो डिसीजन होता है दैट्स ग्रेट, अगर नहीं होता दैट्स ऑल्सो ग्रेट। जितना ज्यादा डेस्परेशन करोगे उतना ज्यादा हो सकता है आपको नेगोशिएशन पावर उतनी आपकी शायद खत्म हो जाए। 9th इंपॉर्टेंट जो लोग गलती करते हैं वो है ओवरलुकिंग इंपॉर्टेंट फ्लोज। तो लोग डिस्काउंट के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि मेरे को सस्ती मिल जाए, सस्ती मिल जाए, सस्ती मिल जाए, बट जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर फोकस नहीं करते, कि जो पुरानी बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं उनसे बात नहीं करते, और उनसे बात नहीं करते तो उनको पता नहीं चलता कि बिल्डर का नेचर क्या है, मेंटेनेंस का सीन क्या है, और जो गलतियां होती हैं प्रॉपर्टी के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, वो मोस्टली लोग इग्नोर कर देते हैं। 10th जो मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है नेग्लेक्टिंग टू इंस्पेक्ट। भले ही स्पेशली अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो वहां पे आपको एक बार फिजिकल विजिट करने की आप रिक्वेस्ट कर सकते हो बिल्डर से, कि हाँ मेरे को फिजिकली विजिट करनी है, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल हो कि मेरे को एग्जैक्ट अपनी यूनिट जाके देखनी है, तो आपको विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस अगर बिल्डर अलाउ करता है तो आप वहां जाके देख सकते हो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है एक फाइनल डिसीजन लेने से पहले। हर कोई बिल्डर आपको अलाउ नहीं करेगा, बट अगर आपको कर देता है वो चीज तो भी दैट विल बी ए प्लस पॉइंट फॉर यू। 11th है बाइंग सी कैटेगरी बिल्डर। तो 3 कैटेगरी के बिल्डर है मार्केट के अंदर, ए बी सी। अगर गुड़गांव की मार्केट के अंदर मैं बात करूं तो ए कैटेगरी के अंदर हो सकता है M3M हो सकता है, DLF हो सकता है, इस टाइप के कैटेगरी के लीडर्स हो सकते हैं। बी सी इस टाइप के कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो मार्केट के अंदर। तो कोशिश आपको करनी है ए या बी कैटेगरी के बिल्डर के थ्रू ही आप प्रॉपर्टी खरीदो, सी कैटेगरी में ना जाओ, क्योंकि अगर वो सी कैटेगरी का बिल्डर है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई ना कोई कमी खामी होगी, हो सकता है वो आपको सस्ती प्रॉपर्टी दे दे, बड़ा सस्ती प्रॉपर्टी आपको बाद में महंगी पड़ जाएगी अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया। तो शुरुआत में हो सकता है आपको ए या बी कैटेगरी के जो बिल्डर की जो प्रॉपर्टी है शुरू में आपको हो सकता है वो महंगी लगे, बट लंबे टाइम के अंदर प्रॉपर्टी बाइंग एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म के अंदर आपको वो जो डिसीजन है वो सस्ता पड़ेगा, ट्रस्ट मी। 12th मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है नॉट यूजिंग ए ब्रोकर। तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि मैं किसी ब्रोकर को या एजेंट को या तो अवॉइड करते हैं या उसको यूज करना नहीं चाहते, कि यार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी उसको, सस्ते में मैं डायरेक्ट जाके ले लेता हूं, या फिर बायर और सेलर डायरेक्ट हो गए, ब्रोकर्स को साइडलाइन कर दिया। और वो गलती क्यों है? वो गलती इसलिए है कि एक तो होता है लीगल फ्रेमवर्क, लीगल पेपर वर्क जो आपका ब्रोकर करता है, सेकंड वो आपके लिए मेहनत करता है, थर्ड आप किसी भी कहीं भी गलत चीज में अगर फंस जाते हो तो वो आपको निकालने की अगर सही ब्रोकर है तो वो कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। ऑलराइट, तो आपको ब्रोकर को अवॉइड नहीं करना। कभी कभी ऐसी भी गलती होती है, अगर आप 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए बचाने के चक्कर के अंदर अगर आपका 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का डिसीजन अगर गलत हो जाता है, ठीक है, तो वो आपको अगेन वंस अगेन मैं आपको कहना चाहूंगा वो जो डिसीजन है वो आपको महंगा पड़ जाता है लॉन्ग टर्म के अंदर। 13th जो मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है वो डिलेइंग डिसीजन। कई लोग मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर इतना ज्यादा चीजों को लेकर डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं, इतना डिले करते हैं कि उनके हाथ से जो अच्छी प्रॉपर्टी डील है वो आके रह जाती है, और वो फिर वेट करते हैं कि अब ऐसी डील दोबारा मिलेगी ना तब मैं लूंगा, और वो प्राइस, लोकेशन, रेट अगर वो उसको दोबारा मिलना बहुत बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिल पाता। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक बायर थे नोएडा के अंदर कुछ टाइम पहले, वो एक लोअर सेकंड फ्लोर लेना चाह रहे थे, बट उन्होंने ऐसा प्राइस कोट करा सेलर को जिस प्राइस पे सेलर ने वो प्रॉपर्टी नहीं बेची। उसके बाद वो सेलर ने किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी,
और उसके बाद वो 200-300 रुपए स्क्वायर फीट ऊपर भी लेने के लिए रेडी हो गए बायर। उन्होंने उस टाइम पे इतना डिसीजन डिले कर दिया कि वो प्रॉपर्टी बिक गई और बाद में वो महंगी लेने के लिए तैयार हो गई। तो डिसीजन डिले मत करो। प्रॉपर्टी के अंदर एक चीज बोली जाती है कि बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट, डोंट वेट एंड बाय प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी एंड देन वेट। इंतजार मत करो प्रॉपर्टी को खरीदने का, प्रॉपर्टी को खरीद लो और फिर इंतजार करो, क्योंकि प्रॉपर्टी एप्रिशिएट होगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 14th जो पॉइंट है, मिस्टेक है, बाय ओनली ऑफर। तो मोस्टली लोग ये मिस्टेक भी करते हैं कि अगर कोई स्पेशल ऑफर आ रहा है कि ये एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, कि प्री लॉन्च ऑफर है, प्री लॉन्च ऑफर के अंदर मेरा चेक लगा दो, मेरा चेक लगा दो, मेरा चेक लगा दो। अगर आप एक्चुअल में, अगर आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ही आप उस प्रॉपर्टी डिसीजन को लो सोच समझ के। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ऑफर खरीदोगे, सिर्फ ऑफर खरीदोगे, तो भी आपको लॉस हो सकता है। 15 पॉइंट है नॉट चेकिंग द टाइटल। आपको टाइटल प्रॉपर्टी का प्रॉपर चेक करवाना चाहिए लीगल कंसल्टेंट्स के थ्रू। रेरा स्टेटस चेक करना चाहिए, रेरा की वेबसाइट पे जाके आप किस शहर से हो, किस राज्य से हो, किस स्टेट से हो, उस स्टेट की रेरा की वेबसाइट पे जाके स्टेटस चेक करो कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेरा स्टेटस क्लियर है या नहीं है। अगर रेरा स्टेटस क्लियर है तो ही आप उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करो, अदरवाइज हो सकता है आप लॉस खा जाओ। ऑलराइट, तो आई एम श्योर ये 15 मिस्टेक्स आप अवॉइड करोगे एक सही डिसीजन लेने के अंदर। So thank you so much once again and bye bye.